सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, सेनेट इलेक्शन जो कि 3 मार्च को होना है, उसी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज के रोज़ हुई। कई के मंजूर भी हो गए और कई पर फैसला भी महफूज हुआ। तो यूसुफ रजा गिलानी का नाम सर फहरिस्त है, जिस पर PTI के 2 लोगों ने एतराज़ात उठाए थे और अब उस पर फैसला महफूज किया गया। कल सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा। अब आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर समाअत हुई। अब जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स दे रही है नाजरीन, वो बड़े अहम हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी कल कुछ इलेक्शन कमीशन को सवालात दिए गए थे, आज जवाब देना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। वो सवालात क्या थे? वो सवालात कुछ यूं थे कि ये पूछा गया इलेक्शन कमीशन से कि जो तैयारी आपको करनी चाहिए इस इलेक्शन को साफ और शफाफ कराने के लिए, वो क्या है। दूसरा सवाल ये किया गया था कि अब कितने साल हो गए ये हम सुनते आ रहे हैं कि वोटों की खरीदो फरोख्त होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, आपने इस पर क्यों कार्रवाई नहीं की। एक वीडियो आती है जो कि 2 साल पुरानी है, इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश रहा और अब तक क्यों खामोश है। आज तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए समाअत हुई तो कोई जवाब नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुज़िश्ता रोज जो हमने सवालात पूछे थे उसके जवाब नहीं दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने क्या कहा वो सब मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। खुफिया वोटिंग में वोट की तस्वीर बनाना जुर्म है। खुफिया राय शुमारी में वोट काबिल शनाख्त नहीं होता। बाकी आप देख ही रहे हैं कि तमाम तर सियासतदानों के बयानात क्या हैं, अपोजिशन क्या कह रही है। अपोजिशन कहती है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी सबसे अव्वल है, जो फैसला हो वो पार्लियामेंट में होना चाहिए। ये जो हुकूमत कर रही है हमें कबूल नहीं है। हुकूमत क्या कहती है? वज़ीर आज़म ने आज क्या कहा, वो भी बड़ा अहम है। काबीना के इजलास में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम ये चाहते हैं कि ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन हो। हम नहीं चाहते कि बाद में इस बात पर कोई फसाना खड़ा हो। अगर आज ये फैसला नहीं होता, वज़ीर आज़म के अल्फाज सुनिएगा, आज अगर ये ओपन बैलेट पर इंतखाबात नहीं होते तो ये अपोजिशन वाले रोएंगे। क्यों ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और अपोजिशन क्यों कह रही है कि हुकूमत को अपने ही लोगों से खतरा है, इसीलिए वो ओपन बैलेट सिलेक्शन कराना चाहती है। इसी पर बहस करने का पहला मौजू ही यही है। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, चीफ न्यूज़ एडिटर हैं और सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साइमा नदीम साहिबा मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं और तैमूर तारपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। साइमा साहिबा, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। ज़ाहिर आप लोग हर तरह का ऑप्शन इस्तेमाल कर चुके हैं अब तक कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए हो। पहली बात ये कि ये ज़रा जस्टिफिकेशन आपकी नहीं बनती, इस पर बहुत बात हो चुकी है कि वीडियो लाने से पहले आपको उस वीडियो पर कार्रवाई करवानी चाहिए थी। वो वीडियो 2 साल से आपके पास थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपने वो वीडियो इलेक्शन कमीशन को नहीं दी। फिर उस शख्स जिसको पैसे लेते हुए दिखाया गया, ना सिर्फ टिकट पार्टी ने दिया बल्कि वजीर कानून भी बना दिया। उसके बाद वो वीडियो लाई गई और वो मुस्ताफ़ी हो गए। लेकिन अब उस वक्त से लेकर अब तक ये जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि अगर KPK की 2 लोगों ने इस तरह से पैसे लिए और दिए, कहीं और का एविडेंस नहीं है, ना ही सिंध का, ना ही पंजाब का, ना ही कहीं और का, तो फिर अगर आप लोग इस बात पर बज़िद हैं कि ओपन बैलेट के जरिए ही होना चाहिए और आपके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है और सारा फोकस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है, और अगर नहीं आता आपके हक में, फिर आप क्या करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच आपका बोल TV पे। मैं आपकी वसातत से थोड़ा सा देखिए ये कहना चाहूँगी कि ये जो सीक्रेट बैलेट का जो ये तज्जियाकारी, ये तमाम इन चीज़ों पे आज से नहीं हो रहा है। अगर आप पीछे चले जाएं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, तो उस ज़माने में भी जो दोनों पार्टीज़ थीं उनके भी जो रेफरेंसेस और उनकी जो शिकें जो तैयार हुई थी, उनमें ये बहुत बड़ा एक मसला उस वक्त भी उठाया गया और उस पे मुआहिदा भी हुआ। जी बिल्कुल, कि वो ये जो है उस पे एक्शन लेंगे जो कि नहीं लिया जा सका। हाँ। तो इसका मतलब है कि ये पहले भी इस चीज को समझते हैं, ये दोनों पार्टीज इसको समझती हैं। बल्कि अगर आप पिछली रिकॉर्डिंग्स उठा के देख लें तो आप देखेंगे कि अभी भी कुछ लीडर्स ने जो आपस में PMLN PPP के, वो भी यही कहते हैं कि अभी हम ये नहीं होने देंगे, लेकिन अगले उसमें दोबारा से आने के बाद हम ये दोबारा से इस एक्शन को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
अगर इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये बात कही है कि इस वक्त इट इज इम्पोर्टेंट कि हम इस हॉर्स ट्रेडिंग को वंस एंड फॉर ऑल खत्म किया जाए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अभी अगर एक वीडियो आ गई, तरीक़ेकार होता है, पार्लियामेंट इसीलिए बनी है कि वहां पर आपने आइन में तरमीम करनी है। अगर आप पार्लियामेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप सदारती रेफरेंस भी ले आते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा देते हैं, 2/3 अक्सरियत आपके पास नहीं है, लेकिन जो काम आपको पहले करना चाहिए था, अपोजिशन को बिठाते, टेबल करते, उनसे बातचीत करते, वो काम तो आप लोग कर ही नहीं रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ऑपोजिशन को जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर इस बिल के ऊपर डिस्कशन हुई और उन्होंने उसको पास किया, और उसके बाद जब आप उसमें पहुंचते हैं पार्लियामेंट में, तो वहां पे एक मुख्तलिफ आपका सिनारियो था। पहले से ही उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ था कि हम इसको नहीं होने देंगे। अगर ऐसी बात होती तो हम इसको लेके ही नहीं आते और हम ऑर्डिनेंस पहले ही जो है वो निकाल देते। ये आप सोचने की बात है कि ये हमने क्यों उसके ऊपर पहले टेबल किया। टेबल इसीलिए हुआ क्योंकि आपस में जो थी वो बात हो चुकी थी पास, लेकिन बातचीत हुई बहुत लेट शुरू है। ऑपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि आप लोगों ने मामला बहुत लेट शुरू किए। अगर ये बात 2 साल पहले से शुरू हो जाती तो आज शायद इतना सारा मामला खड़ा ना होता, क्योंकि कुछ दिन ही रह गए हैं। अब तो 3 मार्च में कितने ही दिन रह गए हैं। चले, खैर, पॉइंट टेकन। तैमूर साहब, ज़रा मुझे ये समझा दें, मैं कई बार सवाल कर चुकी हूँ मुख्तलिफ रहनुमाओं से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कि वही पीपल्स पार्टी जो कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी, भुट्टो की पार्टी, जो कि खुद बेनज़ीर भुट्टो शहीद की ख्वाहिश थी कि ऐसा हो, ओपन बैलेट के ज़रिए हो, लेकिन आज वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि ओपन बैलेट के ज़रिए हो। क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन हो, या तरीक़ेकार पर आपको एतराज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि बाकी शायद सियासी जिनको लोगों को अब लिखा आपको नहीं समझा सके, आई होप मैं ज़रा आपको समझाने में कामयाब हो जाऊँ। ठीक है। बात आज की, अभी की और आज के डायनामिक्स की है। जहां तक बात है ये लॉ लाने की, 2/3 मेजॉरिटी की, उसके लिए तो इन लोगों ने तकलीफ नहीं की हमसे रब्ता करने की। बहुत मसरूफ होते हैं लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लोगों को गालियां देने में बहुत मसरूफ होते हैं, इसलिए हमसे टाइम नहीं मिला इनको बात करने का, तो हमने रिजेक्ट कर दिया, पहली बात। सेकेंडली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम ऐसा लेना चाहते हैं। आपको पता है पीडीएम का एक ही एम है, और वो एम है किसी भी सूरत इस करप्ट ना अहल प्राइम मिनिस्टर से हम अपनी मुल्क की जान छुड़ाए, जिसने इस मुल्क के पट्टे बिठा दिए हैं, इकोनॉमी का खाना खराब कर दिया है। करप्शन 117वें नंबर से 124वें नंबर पे ले गए सिर्फ 2-2.5 साल के अंदर। तो हमारा इस मकसद को हमें पूरा करना है। ये मकसद, वैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू तैमूर साहब, मुझे ये पहले जरा ये समझाएं, ये मकसद कैसे पूरा होगा? अचानक पीडीएम कि वो जमात, जो बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, वो फैसला करती है कि हम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सेनेट इलेक्शन के बाद तो कहानी तब्दील हो जाएगी, फिर आप कैसे हटाएंगे इनको? यही मैं आपको बताने जा रहा था। अब हमें सेनेट के हिसाब से जरा अगर बात करते हैं तो आपने देखा है इन लोगों ने जो अपने एटीएम्स सारे लेके आ गए, जो इमरान खान साहब का जो बॉटॉक्स करता है, जो उनका डॉक्टर है स्किन का, उसको भी सेनेट में ले आए। जो डॉक्टर है इनका हेयर स्पेशलिस्ट हेयर का ट्रांसप्लांट करता है, उनको भी ये ले आए सेनेट में। वो लोग मैं नहीं जानती। मालिश करता है। अच्छा, मैं आपको नाम बताता हूँ। हाँ, बताएं। मैं आपको नाम बताता हूँ। हाँ। इन सब के तो जरा पता चले आपको भी, और रसूल से बाकी अवाम को भी पता चले। हाँ बिल्कुल बताएं, मालूमात में इजाफा करें। कौन बोटॉक्स करता है? डॉक्टर जरका। अच्छा, फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट, बोटॉक्स एक्सपर्ट, जिसको सेनेट में लिया है ताकि ये जरा इलाज फ्री में हो जाए, यंग लगते रहे, 32 साल की उम्र से कम 40 के लगते रहे। चले, इसमें तो पर्सनल है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें डॉक्टर हुमायूं महमूद, अच्छा, एक्सपर्ट ऑन हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा, खान साहब के दोस्त भी, उनके डॉक्टर भी है जी, वो भी आपके सेनेट में आ गए। अच्छा, पिंकी पिंडी साहिबा की दोस्त है फराह खान, अच्छा, वो भी घर पे आ गई। अच्छा, सलीम खान साहब फाइनेंसर, इलीगल सिगरेट बिजनेस के मालिक, वो भी आ गए। अच्छा, वाडा साहब तो वैसे आपको पता है बातें करके इतना पॉलिश करते हैं कि मसाज मैसिर हो गया ना वो। तो इन सबको लाने का मकसद मुझे समझ में नहीं किया था। एक रियासत बनाना चाह रहे दोस्तों की, क्योंकि भी सियासी फैसला तो है नहीं,
ये तो मनौकी जो होती है, मनौकी की कर रहे हैं ये लोग अपने सब दोस्तों यारों को, डॉक्टर्स को साथ ला के। कौन से इनमें से पीटीआई के हैं मुझे बताएं जरा। अच्छा, ये दोस्ती यारी वाला कॉन्सेप्ट तो पुराना है, हर पार्टी में दोस्तों को अहमियत दी जाती रही है। आपको दोस्तों को लाने पर एतराज है या फिर वो लोग अहल नहीं है इसलिए उनके लाने पर एतराज है? हमें एतराज नहीं, हमें तो खुशी है क्योंकि हमें इतना जबरदस्त मौका मिला ये ऐसे लोग अपने एटीएम लेके अपना खर्चा कराने को कि इनके एमएलए, इनके एमपीए ओपनली पब्लिक चैनल्स पर बैठकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर कह रहे हैं कि भाई हम वोट नहीं देंगे। तो जब ये वोट नहीं देंगे तो वो वोट कहाँ जाएगा? या तो हमें मिलेगा या तो फिर वो वोट से एब्सटेन करने की बातें करें। अगर वो एब्सटेन करते हैं तो भी जो एक मैथमेटिकल सिस्टम होता है सेनेट का, हर बंदे को 3 फर्स्ट चॉइसेस मिलती है, 2 सेकंड चॉइसेस मिलती है रिजल्ट के साथ। तो 5 चॉइसेस में अगर वो वोट्स खरफ दाखिल ना करें तो हमारे नंबर्स ऑटोमेटिकली ऐसा मैथमेटिकल बना हुआ है कि जिसके नंबर्स बनते हैं उनकी सीटें बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए हम अभी फिलहाल इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, जरा पीटीआई को एक चपेट लगे और अवाम खुद देखे कि इनके एमएनए एमपीएस भी इनसे बागी हो गए जिस तरह से इनके। चलें, ये ज्यादा दूर नहीं है मामला और सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं। लेकिन अभी गिलानी साहब का कल फैसला सुनाया जाना है, सुबह 9 बजे फैसला महफूज हुआ है। कितने पुरुमीद हैं? ज़ाहिर है उनके भी जो कागजात पर एतराज़ात उठाए गए हैं, क्या आपको लगता है कि फैसला उनके हक में आएगा? हमें उम्मीद है कि हमें हक मिलेगा, हमारा हक है, यूसुफ गिलानी साहब का राइट है टू कंटेस्ट एज अ सेनेटर एंड आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला ये हक कोर्ट्स हमको देंगी। ठीक है, और हम बहुत पुरुमीद हैं इस हिसाब से। पॉइंट टेकन। लगारी साहब, अजीब सिनेरियो है मुल्क का। एक तरफ हम देखते हैं ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें कल हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी होती है, उस गिरफ्तारी के बाद उनको 2 अदालतों में पेश किया जाता है, उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हो जाता है। फिर सैंड इलेक्शन भी चल रहे हैं, उसकी गहमा गहमी अपनी जगह है, दूसरे जलसे, सारी मामला, सबके जो बयानात हैं अगर हम उनका निचोड़ देखें तो आपको क्या लगता है, क्या असल फोकस जो तमाम सियासतदानों का है वो वाकई इस पर है कि शफाफियत होनी चाहिए या हर कोई अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है? देखें, इस वक्त हुक्मरान जमात मुश्किलात का शिकार है 2 सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में। और वो मुश्किलात इनकी अपनी पैदा करना हैं कि इन्होंने पार्टी कैडर को, पार्टी वर्कर्स को और पार्टी लीडरशिप को इग्नोर करके एजाज चौधरी साहब के अलावा और कुछ और लोग हैं उनके अलावा इन्होंने दोस्तों साथियों को नवाजा या जिनके पास ज़ाहिर दौलत है उनको नवाजा किया है। और अब बहुत सी चीज़ें अब खुलकर आ रही हैं जहाँ से हमें ज़राए बताते हैं कि जहांगीर तरीन साहब का जो शदीद रद्द-ए-अमल है वो इन बातों पर है कि मुझे ख़ुद पारसाई का सर्टिफिकेट लिया, सादिक और अमीन बने, मुझे नाअहल करवाया और ये सब कुछ इंटेंशनली करवाया गया। यानी ये उनकी तरफ से, उनके हलकों की तरफ से ये बात हो रही है। और उसके बाद ये कि मैंने इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया, इन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा आखिर में इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कमीशन बनवाया और मुझे जो है रुस्वा किया गया। ये इनकी एक तरफ की बात है जो जहांगीर तरीन साहब की तरफ से आ रही है। जहांगीर तरीन साहब ने इनके वो नंबर पूरे किए थे जिन नंबर से इनकी हुकूमत बननी थी। वो सारे वोट जो थे वो उनके राब्ते में थे, सूबों में भी, यानी पंजाब सूबे में भी और वफाक में भी, कौमी असम्बली के अरकान ने भी उनकी वजह से, उनके जाने की वजह से, उनके जहाज़ ले जाने की वजह से, हमने खुद देखा था किस तरह से जहाज़ में बैठकर अरकान असम्बली जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचाए जा रहे हैं और उनकी मुलाकातें कराई जा रही हैं। इमरान खान साहब ने तो उनके साथ डायलॉग भी नहीं किया था, सारी बातें जहांगीर तरीन साहब कर रहे थे और जहांगीर तरीन साहब ने बड़े दिल से काम किया था। और उसके बाद जो कुछ जहांगीर तरीन साहब पार्टी ने किया है, अब ये मौका है कि अगर वो गैर जानबदार होकर भी बैठ जाते हैं तब भी वो तमाम अरकान और ख़ास तौर पर सराइकी बेल्ट के वो तमाम अरकान जो नाराज़ हैं सराइकी सूबा न बनने से और जो नाराज़ हैं नज़रअंदाज किए जाने से, जो नाराज़ हैं जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म जो कंपेन की गई है और उनको पार्टी ने ही चीनी चोर कहकर जो है वो सारी दुनिया के सामने पेश किया है, इस वजह से एक बड़ा ग्रुप जो है वो उनसे नाराज़ है। फ़र्क है 12-13 वोटों का कौमी असम्बली में। अगर ये 12-13 वोट जो हैं वो चले जाते हैं और वो नहीं पढ़ते हैं वज़ीर ख़जाना को, और वज़ीर ख़जाना पर भी बहुत से एतराज़ात रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आज कहा कि जी मुझसे मेरे दोस्तों ने भी कहा, मेरे
पार्टी के लोगों ने भी कहा कि आप जो है इसको चैलेंज करें, इनकी नामजदगी को। उन्होंने कहा कि मैंने चैलेंज न करने का फ़ैसला किया है और मैंने ये फ़ैसला किया है नहीं, मेरे वज़ीर ख़जाना थे, मैं इनके ख़िलाफ़ कंटेस्ट करूँगा। लेकिन उधर उनके कागजात जो हैं वो उनको चैलेंज किया गया, कल फैसला आएगा, ये पता चल जाएगा। लेकिन अगर जहांगीर तरीन जो मौजूदा सूरत हाल है और जो कनेक्शंस हैं, जो रिश्तेदारियां हैं, इन तमाम चीज़ों के बाद अगर ये वोट जो उनके पास वोट हैं वो अगर चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त न सिर्फ ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीतते हैं, और अगर, ये बहुत बड़ी अगर है, और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा उसके फ़ौरन बाद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के मनसब से सुबकदोश हो जाएंगे, क्योंकि हाउस अपना, लेकिन उससे बड़ा जो फैसला आना है वो सुप्रीम कोर्ट का है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला का इंतजार करते हैं उसके बाद ही सिनेरियो जो है वो क्लियर होगा। इसमें बिल्कुल मैं वजाहत करना चाहूँगा, मुझे ये मौका ज़रूर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, मीडिया, कोई और सेगमेंट, कोई ताकत का मरकज़, किसी को भी आइन के सेमीकोलन, कॉमा, नुक्ता, शोशा, किसी में भी तरमीम का अख्तियार नहीं है। सिर्फ ये अख्तियार पार्लियामेंट का पास है, क्योंकि आर्टिकल 226 बिल्कुल वाज़ेह है और इसके अंदर किसी किस्म की तरमीम नहीं हो सकती है। और अगर इसको हटाया गया, इस आर्टिकल को गैर मौसर किया गया, तो ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ एक संगीन मजाक होगा और शायद लोग इस बात को कबूल नहीं करेंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन। साहिबा साहब, मैं चाहूंगी आप जरा तैमूर साहब की बात का जवाब दें। और एक सवाल मेरा भी आपसे ये है कि जब बात होती है कि वोट की सिक्रेसी, जो कि सिक्रेसी बड़ी अहम होती है, उस सिक्रेसी को आप लोग क्यों दिखाना चाहते हैं? क्या वाकई ये खौफ है जिसका जिक्र लगारी साहब ने किया कि वो तमाम आपके लोग जिन्होंने आपका साथ दिया, खैर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी, साथ दिया, अब वो आपसे नाला बैठे हुए हैं, उनका वोट जाने का खतरा है? बहुत से लोग ऐसे हैं जनूबी पंजाब में भी। और दूसरी बात यह है कि जब आप पर ये इल्ज़ाम लगता है कि जी आप कहते हैं हमने तो मेरिट पर दिया है टिकट, लेकिन जो लोग जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं आप उनको भी टिकट दे देते हैं, फिर आप उस पर जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि जी हम एतमाद में लेंगे। आज वज़ीर आज़म जो है फैसल वापडा के मामले पर सिंध की हालत को एतमाद में लेंगे। तो ये हो क्या रहा है? क्या आप लोग खुद समझ रहे हैं कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं? जी, पहले तो मैं जवाब ये देना चाहूँगी, जिन लोगों के आपने पहले नाम लिए, जिनमें डॉक्टर जरका साहिबा का भी नाम लिया आपने, पहले तो मैं ये बता दूं कि आपकी जो अभी जो सेनेटर साहिबा जिनको उनकी अभी डिग्री, फेक डिग्री पे उनको जो है डिस्क्वालीफाई किया है, वो इतने अरसे से, हम ऐसे लोग तो नहीं लेके आ रहे। कम से कम उनको तमाम दुनिया तो जानती है कि वो डॉक्टर साहिबा हैं। और अगर वापडा साहब ना आए लोग हैं तो उस पर आप क्या कहेंगी? क्या कह रही हैं आप? अगर वापडा साहब ना आए लोग हैं उस पर आप क्या कहेंगी फिर? देखिए, वापडा साहब जो हैं वो ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि उनकी वो अहलियत है वो ऑलरेडी बिल्कुल सही है, और अगर ऐसी बात होती तो वो इस सीट के ऊपर भी इतने अरसे से ना रह सकते। बाकी जो फैसला भी आया नहीं है साहिबा, जितने भी आपने नाम देखिए, जितने भी आपने नाम लिए, वो तमाम नाम जो हैं वो हमने अपनी मेरिट के ऊपर ही लेके आए हैं। ऐसी इनमें से कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो मेरिट पे हमारा पुराना वर्कर ना हो। अभी कराची के नाम अगर आप देख लें, उनमें अगर आप फीमेल्स के भी नाम देख लें जो कवरिंग लिस्ट में भी आई हैं, वो भी हमारी जो हैं वो पुरानी वर्कर्स हैं। तो ये कहना बिल्कुल बेकार होगा अगर आप कंपैरिजन करना शुरू कर दें। तो आपने भी अपनी जो है वो पलवशा साहिबा को जो है वो दूसरे सूबे से खड़ा कर दिया है। बाकी जो आप इसकी बात कर रही हैं कि हमने जो है वो इस वक्त महंगाई की, तो अगर अपनी महंगाई पहले 6 महीने में ही देख लें तो आपकी महंगाई जो थी 8.3%। ये हमारी डिस्कशन पॉइंट नहीं है, लेकिन आप ये कह रही हैं वो हमारे लोग हैं, पुराने वर्कर्स हैं, इसलिए टिकट दिया है। तैमूर साहब, पुराने लोग हैं, पुराने लोगों को अकोमोडेट करना पड़ता है। मैंने भी वही बात की है जो अभी पहले आपकी डिस्कशन में शामिल हुई, आपने उनको मना नहीं किया। आप इस वक्त अगर सुनना चाह रही हैं
ये इस मेरे तो नहीं साहिमा साहब, आपका पॉइंट समझ में आ गया है और पॉइंट ले भी लिया है। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल बिल्कुल आपका जवाब आ गया है। अब आपके ही बात का जवाब तो लेना जरूरी है ना, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। तैमूर साहब, पुराने लोग हैं, पुराने लोगों को टिकट दिया गया है, क्या एतराज है आपको? देखिए, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। हमने जो टिकट दी, हमने इनकी तरह रात को बैठ के अपने मूडों में हमने लिस्ट नहीं बना के दोस्तों की, यारों की और अपने करीबी एटीएम्स की भेज ली। हमारे बोर्ड ने बैठ के फैसला किया है। 113 लोगों ने अप्लाई किया था, 113 में से ये कुछ हमारे आए हैं और जो डिजर्विंग थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई भी ऐसा सेनेटर नहीं है जो हमने यहाँ पे लाए हो जिसको लिस्ट में, जिसके लिए कोई शिकायत कर सके कि ये इनका एटीएम है, ये इनको पैसे देता है। शरी रहमान नाम सुन ले, फारूक नाइक, सलीम मानी वाला पुराना स्टॉल्ट। तो आपके पास क्या सबूत है कि ये एटीएम है? अगर सबूत है तो पेश कर दें। वो तो अब इनके अपने कह रहे हैं ना, मैं तो सबूत आपको बहुत दे दूं, पर इनके अपने कह रहे हैं, इनके एमएनए जाके चैनल्स पे कह रहे हैं हम वोट नहीं देंगे, एटीएम्स को हम वोट नहीं देंगे, मेहरबानी करके। किससे बात करी है उन्होंने? ये आपसे कहा है उन्होंने हम वोट नहीं देंगे? आमिर लियाकत ने समा पे कहा है। अच्छा, लगारी ने आके पहले कहा था उससे। खुर्रम लगारी साहब की मुलाकात हो गई है, खुर्रम लगारी साहब वापस चले गए, वजीर आजम ने उनके तहफ्फुज़ात दूर कर दिए। ये कल की खबर, आज की लेटेस्ट खबर है कि वो फिर नाराज हो गया। आज की लेटेस्ट खबर है 1 घंटा पहले की, पर मैं कंफर्म करूंगा आपसे थोड़ी। चले ठीक है, मैं ब्रेक के बाद आके कंफर्म करती हूँ। मैं ब्रेक ले लूँ, वापस आती हूँ, आपसे पूछती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो खबर है खुर्रम लगारी साहब, हम उनको कोशिश करेंगे कॉल पे भी लें और इस बात की निशानदेही करें। 1-2 लोगों से मामला हम नहीं डिसीजन ले सकते। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक जनाब। और अभी ब्रेक पर जाने से पहले तालपुर साहब का ये स्टेटमेंट था कि इनके अपने लोग हैं जो इनसे नाला हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं। इनके अपने एमएनएज ये बात कर रहे हैं कि हम इनको वोट नहीं देंगे। अब 2 लोगों का नाम लिया तालपुर साहब आपने, और एक खबर की तो मैं आपको तस्दीक कर रही हूँ कि खुर्रम लगारी साहब के तहफ्फुज़ात दूर हो चुके हैं, और अभी हम इसकी तस्दीक भी करवा देते हैं। आप बताएं, आपके पास लेटेस्ट खबर क्या है? अभी तालपुर साहब लेटेस्ट खबर बता दें, लेटेस्ट खबर क्या है आपके पास? अभी कौन कौन से एमएनएस राब्ता कर रहे हैं? एमएनएस का मुझे तो नहीं पता, पर इनके 16 एमपीएस अभी भी इनसे नाराज हैं, जो कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी को तो वोट नहीं देंगे। अच्छा। पर हम पीटीआई को भी वोट नहीं देंगे। अच्छा। हम वोट से एब्सटेन कर रहे हैं। अच्छा। तो अगर ये अपने 16 में से इनके 10 लोग भी एब्सटेन करते हैं, हर किसी के 5-5 वोट हैं, तो 50 वोट इनके उस तरह से कम हो रहे हैं, क्योंकि आप 5 चॉइसेस देते हैं। तो लेट्स सी ये कैसे लाते हैं। फैसल वाडा पे सारिन की कराची की जितनी भी तंजीम साजी है, इनकी जितनी भी इनकी पार्टी है, वो सारे, और उन्हें कहा कि मना लेंगे, पर कराची में आए और अपना बहादुराना फैसला एक बार फिर रिपीट कर दिया खान साहब ने कि मैं अपने कैंडिडेट चेंज नहीं करूंगा। तो बड़े ही मायूस हैं, और हमारे तो यार दोस्त हैं, हम एक असम्बली में साथ होते हैं, हम तो बातें बताते भी हैं, फोन पे भी गप्पे मारते हैं, और अभी भी नो कि उनमें कितनी रंजिश और कितना गुस्सा है इस चॉइस पर। और दूसरी जाने मेरे पास खबर ये है कि IMF का प्रोग्राम जिसमें मुज़ाकरात पाकिस्तान के कामयाब हो चुके हैं, महंगाई बढ़ने का बहुत इम्कान है, क्योंकि IMF की तमाम शराइत को पूरा कर दिया गया है। नाजरीन, हमने देखा कि बिजली की कीमतों में 6 से 7 दफ़ा इजाफा किया गया, और बिजली की कीमत में 3 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा करके जो कॉरपोरेट सेक्टर था उसका इनकम टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म किया गया, और 150 से 200 अरब रुपये जमा करने के वादे पर IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम जो है वो बहाल कर दिया है। और अब ज़ाहिर ये जो एक अहम इजलास है आइंदा अप्रैल में वाशिंगटन में होगा, और वहाँ पर ये पाकिस्तान को कर्ज दिए जाने के हवाले से फैसला किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, पहले ज़रा मैं उनसे इस पर डिटेल ले लूँ। उमर हयात, फिर आगे बढ़ते हैं। उमर, ज़ाहिर महंगाई हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, और आवाम जानती है कि IMF की शराइत पूरी करनी है, जिस पर हुकूमत को ये करना ही है। बिजली की कीमतें भी बढ़ानी हैं, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ानी हैं, और जब ये कीमतें बढ़ती हैं तो अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ती हैं। ज़रा मैं चाहूँगी कि आप बताएं, ये मुज़ाकरात में कौन कौन सी शराइत थी IMF की जो पूरी की गई हैं अब तक? जी सुमैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँ कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हल्फ किया और उसके बाद जो है वो यकीनी तौर पर उन्होंने IMF के पास जाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने IMF के पास नहीं जाना। ये एक बहुत बड़ी गलती थी।
और इससे पहले जो निगरान हुकूमत में वज़ीर ख़जाना थी डॉक्टर शमशाद अख्तर, उनसे जब वो वज़ीर ख़जाना थी उस वक्त हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमने IMF के साथ तमाम मामला तय कर दिए हैं। अब जो है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो वो इस पर जो है वो सिर्फ उनके दस्तखत होने हैं, लेकिन हमने ये देखा कि नहीं हुए। फिर जब IMF के पास दोबारा गए तो IMF ने नहायत सख्त शराइत रखी और उन शराइत में जो सबसे अहम शराइत थी, एक तो बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा था और इसके साथ साथ जो है वो इस्लाहात थी। यकीनी बात है इस्लाहात ज़रूरी हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी हुकूमत ने बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट कीमत में ₹1.95 का इजाफा किया और इसके साथ साथ गैस की कीमत में भी इजाफा किया। सुई नॉर्दर्न की अगर हम बात करें तो उनके सारिफिन के लिए ₹13.42 फ़ी इजाफा किया गया और सुई सदरन के जो गैस सारिफिन है उनके लिए ₹39.79 जो है वो इजाफा किया गया फ़ी MMBTU। अब ये गैस की कीमतों में इजाफा है। फिर इसके साथ साथ अब इस बजट में अगर हम देखें तो इस बजट में 1400 अरब रुपए की टैक्स मराद दी गई हैं, यानी जो रवा माली साल का ये जो मीज़ानिया है इसमें 1400 अरब रुपए की टैक्स मराद इसलिए दी गई क्योंकि कोविड की वजह से इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करे। लेकिन उसके बावजूद हमने उसके बावजूद देखा कि जो बिजनेसमैन थे, जो कारोबारी अफराद थे, वो अभी भी मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं और आगे आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि हिडन टैक्सेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। इसी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर मुआशरा ज़ुबैर मोतीवाला साहब। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है अब ये कहा जा रहा है कि इकॉनमी 1.5% पर रहेगी, तमाम IMF की शराइत को पूरा कर दिया गया कि कर्ज अब मिलने का इम्कान है। आप कहाँ देख रहे हैं महंगाई को, इकॉनमी को? क्या हुकूमत कुछ अच्छा करने जा रही है या फिर आवाम के साथ बहुत कुछ बुरा होने जा रहा है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमको दो चीजों को समझना होगा। पहली बात ये है कि IMF के साथ जब आप साइन करते हैं तो हमारा कोई मसला 17वां या 18वीं दफा हमने IMF के प्रोग्राम को ज्वाइन किया है और वो जो हमने डिसकंटिन्यू किया था फिर हमने उसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने की मजबूरी ये होती है कि जैसे आप समझ लें कि आप जब पहला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो बैंक जो है ना काफी इसकी ड्यू डिलीजेंस करते हैं। इसके बाद आपको जब एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो फिर बाकी बैंकों से आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होते और सारे कर्जे आसानी से मिलते हैं। IMF एक ऐसा इदारा है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, पेरिस क्लब, टोक्यो क्लब, जितने भी लैंडिंग एजेंसीज हैं वो सारी आपको जो है ना वो दाद भी देती हैं, आपको लोन्स भी देती हैं और आप उनके उसके अंदर आ जाते हैं। दूसरी एक बड़ी बात जो हमारे पास जो मजबूरी वाला मामला है वो FATF का है। जब आप FATF के अंदर ग्रे लिस्ट के अंदर हैं तो जब आपको IMF लोन देता है तो उसके अंदर काफी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है FATF के जो मामलात हैं उसके साथ। तो इस लिहाज से हमको IMF के अंदर जाना जरूरी भी था क्योंकि हमने बाकी जगहों से लेना है। फिर आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, जब आप लाइन आपको मिलती है IMF से तो आपकी क्रेडिबल लिमिट्स जो हैं दुनिया की नजर में बढ़ती हैं, आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है, तीनों चारों चीजें होती हैं। लेकिन अगर देखें, अगर ये आपने सवाल, लेकिन साथ में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ बिजनेसमैन वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि IMF जो है वो हमेशा आपको नहीं देता है, बल्कि जहां भी जाता है वहां डिक्टेशन ही होता है और ये आते हैं, ये कहते हैं जी गैस के रेट बढ़ाओ, इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ाओ, ये करो। फिर आप देखें अब 0 रेटिंग है टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल का 80% जो माल यहाँ बनता है पाकिस्तान में वो एक्सपोर्ट हो जाता है। फिर वो कहते नहीं, उनको 0 नहीं करने देंगे। गवर्नमेंट की डिजायर के बावजूद हम अपने मुल्क में अपनी डिजायर से काम नहीं कर सकते क्योंकि इससे एक्सपोर्ट बढ़ने का बहुत इम्कान है। वो काम हम नहीं कर सकते। हमको बिजली नहीं बढ़ानी लेकिन बढ़ा सकते हैं। इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है। जब ये दोनों चीजें बढ़ती है तो फिर एक्सपोर्ट कम होता है ना। ये देखिए ये बड़ा बैड टेस्ट है। इट इज रादर बैड फॉर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड वेरी बैड फॉर द। तो जुबैर साहब, हम इतने मजबूर क्यों हो जाते हैं कि हम अपनी मईशत का पट्टा बिठा देते हैं? हम दूसरे मुल्कों से सबक नहीं लेते कि वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या दूसरी इंडस्ट्रीज हो, उन्होंने उनको किस तरह से उठाया? क्या हम इतने मजबूर हैं कि हम कोई भी स्टेप लेने से डरते हैं? नहीं, देखिए मैं आपको समझाऊं, अभी मैंने आपको पहले जो शुरू में समझाया वो यही बात है। बात ये है कि इस वक्त तो हमारा 20 बिलियन से ऊपर रिजर्व्स हैं। हमको कोई इतनी बड़ी मुश्किलात का शिकार हम इस वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी $500 मिलियन हम लेके आए हैं। IMF की पहली ट्रांच जो कल इंशाल्लाह आ जाएगी, आज आ गई होगी, वो जो हमारी जो ट्रांच आई है, दैट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द सॉलिड मॉनेटरी
कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, वो उसके लिए लेना पड़ता है। IMF के साथ पास इसलिए जाना पड़ता है कि भाई हमारी जो मईशत है उसको IMF तस्लीम करती है, और जब IMF तस्लीम करती है तो IMF के साथ बाकी जितने इदारे हैं वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपका जुबैर मोतीवाला साहब। लगारी साहब, अब ये मजबूरियां जो होती हैं ज़ाहिर वो लिंक्ड है, हर चीज़ से लिंक्ड है। हम अगर हुकूमत मजबूर होती है, अगर हम ये कहें कि जी ये इस हुकूमत ने लिया है, तो क्या पिछली हुकूमतों ने नहीं लिया? IMF के पास तो सभी गए हैं, चाहे ये जैसे भी गए, जिस भी तरीक़ेकार से गए। क्या आपको लग रहा है कि इनकी डायरेक्शन अभी जाके ठीक होगी? ये हमारी 18वीं डील है IMF के साथ। आप मज़ीद 18 भी कर लें तो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान की का जो आगे बढ़ना है उसकी तरक्की नामुमकिन है, इसलिए कि सरमायादारी निज़ाम में पैसा जो है वो खिंच कर वहीं पहुँचता है जहाँ सरमाया होता है। आपके यहाँ कैपिटल फ्लाइट हुआ, उसको रोकने वाला कोई नहीं था। आपके यहाँ दहशतगर्दी उसका एक इंटरनेशनल लिंक था। आपके यहाँ दहशतगर्दी इसलिए की गई कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है रोक दिया जाए, वो रुक गया। आपके यहाँ इंडस्ट्रीज बंद होने लगी, आपके यहाँ टेक्सटाइल का भट्ठा बैठ गया और टेक्सटाइल जीरो चली गई। आपने जहाँ टेक्सटाइल के लिए काटन आप काश्त करते थे, वहाँ पर आपने जो है गन्ना काश्त करना शुरू कर दिया। आपका गन्ना काश्त हुआ तो आपकी शुगर बनने लगी, शुगर आपकी एक्सपोर्ट नहीं की गई, शुगर पड़ी रही, डंप होती रही और आपने उसको नहीं भेजा जब उसके पास डंप की मौजूद थी। जब नहीं मौजूद, जब इन्होंने आपने एक्सपोर्ट करने के लिए कहा कि जी ठीक है इजाज़त देते हैं, तो आपने ऐसी जगह मार्केट ऐसी तलाश नहीं की जहाँ से आपको प्रॉफिट होना था। तो ये सारी चीज़ें जो है वेस्टेड इंटरेस्ट वक्त मुख्तलिफ सेगमेंट्स के और एक आलमी कैपिटलिस्ट सिस्टम के, वो ये हैं कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो आगे ना बढ़ सके, उनके अंदर खुशहाली ना सके। आपके पास मौजूद था कि आप खुद कफील हो सकते थे, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद था कि आप ये जो इंडिया के 2 डिवीजन हुआ करते थे जो ईस्ट पंजाब के, वो इस वक्त पूरे इंडिया को खिला रहे हैं। और हमारे पास पंजाब का सारा मसला ये कि पॉलिसीज आपने कैसी बनाई। बहुत शुक्रिया लगाई साहब, आपका भी उम्र याद। आप लास्ट पॉइंट यही है मेरा कि हमने पॉलिसीज कैसी बनाई। हर हुकूमत जो आती है वो ये क्यों नहीं देखती कि हम अपने मुल्क के इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए मजीद क्या इकदाम कर सकते हैं। अगर इस तरफ नहीं सोचेंगे तो हम ऐसे ही मजबूर रहेंगे। इसी नोट के साथ इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।